नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी श्रीवास्तव गाजियाबाद से आज आप सबके बीच फिर अपने उसी कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में 3 मेहमानों के साथ आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ अपने मेहमानों को बुलाने से पहले कि ये मानव का स्वभाव होता है कि उसकी जड़ें जहाँ से जुड़ी होती हैं उससे उसको लगाव होता है। वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, कितना भी वर्चस्व हासिल कर ले, किसी भी ओहदे पे चला जाए, पर अगर उसकी जड़ें, उसकी माँ, उसका ताकत होती है तो उसकी कमजोरी भी होती है। तो मैं गोरखपुर की भूमि को अपनी माँ जैसी ही मानती हूँ। वो मेरी जन्म भूमि भी है। वहां पे मैंने अपने जीवन के 28 वर्ष बिताए हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, नए जीवन में प्रवेश सब उसी शहर की देन है। तो मैं आज उसी प्रेमवश, नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं आप उसको, जो अंग्रेजी में शब्द कहते हैं, गोरखपुर के 3 ऐसे कलमकारों को, साहित्यकारों को आपके बीच लेके आ रही हूँ। उनके यात्राओं से, उनकी बातों से, उनके जीवन के कुछ छुए कुछ अनछुए पहलुओं से, जिन्हें हम जानते हैं और नहीं भी जानते, उन सब से आपको रूबरू कराने आ रही हूँ। जिन्होंने ना अपने शहर, बल्कि ना अपने शहर, ना प्रदेश, देश, इस सीमा को लांघ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कार्य किया है और गोरखपुर का नाम रोशन किया। तो मैं बस वही की साहित्यिक उर्वरक भूमि, जो गद्य और पद्य दोनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया जाए तो भी, और फिराक गोरखपुरी जैसे शायर का नाम लिया जाए तो भी। तो आज मैं उसी पावन भूमि से अपने तीनों मेहमानों को बुलाती हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान होते हैं कवि राजेश राज जी। कवि राजेश राज जी बहुत बड़े और अच्छे आशु कवि हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे उनकी काव्य यात्राओं, उनकी साहित्यिक यात्राओं के बारे में। और सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में मैं राजेश राज जी का, जिन्हें मैं बहुत प्रेम से चाचा जी कहती हूँ, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार जी चाचा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। और आज के हमारे जो दूसरे मेहमान होते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर कलीम कैसर जी। वो हम जैसे साहित्यिक लोगों के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो एक मुकाम और जो एक धारणा धारण की है, उसके हम सब साक्षी हैं। मैं उसी गोरखपुर की जमीन से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। अभिनंदन। उसी गोरखपुर गांव के उसी गोरखपुर जनपद के कनैल गांव से एक और कवि हमारे बीच आते हैं, जिनका नाम होता है विनय विनम्र जी, जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में गोरखपुर जो है वो झलकता है। वहां की मिट्टी की जो सौंधी सी खुशबू है वो भी आती है। और लाल किला पे पढ़े हुए कवि हैं, मैं उनका भी अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी, बहुत स्वागत। जी जी विनय जी। और दोस्तों, अब तो ये हो गया कि हम आज के तीनों मेहमानों से आपको रूबरू करा दिए हैं, और हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न लेकर के मैं राजेश राज जी के पास चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो जो भी दर्शक, जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं सिटी अपडेट के माध्यम से, उनको ये बताएं कि राजेश कुमार श्रीवास्तव से कवि राजेश राज तक की यात्रा कैसे तय हुई। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है कि आज उनसे नंदिनी श्रीवास्तव के साथ बात करने के बहाने मिलने का अवसर मिल रहा है। अगर आज से 40-50 साल पहले की बात की जाए तो उस समय पूरा नाम लिखने के बाद एक उपनाम लगाने का रिवाज था, राजेश कुमार श्रीवास्तव, फिर इन्वर्टेड कॉमा में राज। तो ये उपनाम बताता था कि ये आदमी आम आदमी नहीं है, कोई सिरफरा है, कोई कवि है, कोई इस तरह का अलग तरह का है। तो उसकी पहचान होती थी कि नाम के साथ में एक उपनाम लगा रहे। अब आज की पीढ़ी को नहीं पता, लेकिन कलीम भाई जैसे लोग जानते हैं कि पहले वो लेटर कंपोज करके किताबें छपती थी।
तो राज लिखने अच्छा। के लिए अलग तरह का ज चाहिए होता था, जिसमें अंदर नीचे नुक्ता लगा होता था। और नुक्ता राज। प्रायः छापे खाने में, प्रेस में वो नुक्ते वाला ज मिलता नहीं था, तो वो जो आम ज है उसको लगा देते थे। तो फिर अच्छा। किताब छपने के बाद अपने नाम के नीचे एक एक बिंदी लगानी पड़ती थी, जिससे कि पढ़ा लिखा आदमी समझे कि हाँ ये भी पढ़ा लिखा है, तो तमीज है कि राज में ज होता है, ज नहीं होता है। तो एक अच्छा। देवरिया के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं मोती बीए जी, उनको जी। मैं अपनी किताब देने गया। मेरी पहली किताब 1978 में आई थी, तब याद तुम्हारी आती है। अरे वाह। वो जी। किताब देने गया तो देते समय अचानक याद पड़ा कि यार वो नीचे नुक्ता लगाना था, मैं भूल गया, अभी क्या कहेंगे। मैं उनके हाथ से किताब वापस लेके और पलट के अपने नाम के हाँ। नीचे नुक्ता लगाने लगा। तो अच्छा। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आदरणीय जी मोदी जी ने कहा सुना। कि क्या कर रहे हो आज? तो मैंने कहा सर वो हाँ। बिंदी छूट गई, बिंदी लगा रहा हूं। तो उन्होंने प्यार से झिड़कते हुए कहा कि अरे भले आदमी, अरे बिंदी लगानी है तो माथे पर लगाओ, ये नाम के नीचे बिंदी लगाने से क्या मतलब। सही बात। और ये बात मुझको आशीर्वाद स्वरूप अच्छी लगी, अपील भी की। फिर वो ज खत्म हो गया, जो कि राज था, एक रहस्य था। और राजेश राज नाम जो है वो उस समय से आरंभ हो गया। ये छोटी सी इसकी जो तार्किक कहानी है राजेश कुमार श्रीवास्तव राज के राजेश राज बनने की, वो ये। तो बिल्कुल वो वाह। रहस्य वाला राज खत्म होकर और कविता के जो उसपे राज में राज करने के लिए राजेश राज नाम आपको मिला, ऐसा कह सकते हैं। वाह। और बिल्कुल अब बिल्कुल। अगले सवाल के साथ डॉक्टर कलीम केसर जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछती हूँ कि हमारे श्रोताओं को बताइए कि अ, आपके परिचय से जब रूबरू हुई तो पता चला कि आपका जो जन्म है वो बलरामपुर में हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा भी बलरामपुर में और जयपुर में हुई, फिर गोरखपुर कैसे आना हुआ और ये सारी यात्रा कैसे चक्का घूम करके गोरखपुर आ गई? लगभग 80 साल पहले मेरे बाप की शादी यहाँ हुई थी। अच्छा। तो इस तरह से, और फिर 45 साल बाद मेरी शादी हुई। तो मेरी अच्छा। नानियाल भी है और मेरी ससुराल भी है गोरखपुर। तो दो रिश्ते हैं, अच्छा। माँ का भी रिश्ता है यहाँ से और बीवी का भी हाँ, रिश्ता है। वो भी कभी रिश्ता है। तो वाह। मेरी सारी पढ़ाई बलरामपुर में हुई है, अच्छा। लेकिन गोरखपुर से एक जुड़ाव था मेरा शुरू से ही। और हाँ। नाना के यहाँ नानी के यहाँ आना जाना रहता ही था। बच्चों के लिए नाना नानी बहुत बड़ी चीज होते हैं। सही तो बात। सारी पढ़ाई मैंने बलरामपुर में की और उसके बाद फिर मैं पीएचडी करने के लिए जयपुर चला गया। हाँ। तो मैंने 88 में पीएचडी की वहां से, और उसके जी। बाद फिर एक कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया अरे वाह। बलरामपुर में। और जी। लेकिन ये कविता हमारी चलती रही, शायरी चलती रही। जी। अब मैं जी। 75 में आ गया था, 74-75 में मैं मंचों पे आ गया था। और अच्छा। ये मतलब बहुत ही सुखद अनुभूति है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरी शुरुआत जो हुई थी वो खलीलाबाद से हुई। जी। अच्छा। और मुझे पहला पहला जो पारिश्रमिक राजेश भाई मिला था 65 रुपया, वो भी मुझे याद है आज तक। तो ये बहुत से संस्मरण है मेरे साथ। तो फिर मैं बलरामपुर में जी। कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया। मेरी मिसेज जो है जी। वो केमिस्ट्री में पीएचडी थी, उनका अरे वाह। सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज गाजीपुर में हुआ। तो बच्चा जी। मेरा, एक बच्चा छोटा छोटा था। तो हमने कहा दोनों में से एक आदमी नौकरी छोड़े, चाहे आप छोड़ो चाहे हम छोड़ें, इसलिए कि कवि सम्मेलन में मुझे पढ़ना है, मुशायरा पढ़ना है। तो सारी बातें, बहरहाल ये हुआ कि गाजीपुर में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसी बीच में गोरखपुर में वैकेंसी निकली यूनिवर्सिटी में, तो इनका जी। सिलेक्शन यहाँ हो गया। तो मैं फिर गोरखपुरी हो गया यहाँ आके। तो अरे यहीं घर क्या बना बात है। लिया और अब सारी हाँ। जिंदगी इसी माटी को प्रणाम है, यहीं रहना है, यही मरकब जाना है। ये हमारी कुल कहानी है। और जी एक बिल्कुल। इत्तेफाक में इसमें जोड़ दूं कि जी। जी। जन्म के मेरा भी जन्म स्थान मिर्जापुर है, इलाहाबाद अच्छा। और बनारस के पास वाला। जी और जी। हाँ। गोरखपुर हाँ। मेरे भी ससुराल है। तो कलीम हाँ भाई एक रिश्ता और बनता है। हाँ। और इसमें मैंने 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 एक शेर भी कहा है कि जी। अच्छे लगने लग गए थे इस कदर सास और ससुर। अच्छे लगने लग हाँ। गए थे इस इस तरह कदर सास और सास ससुर। और ससुर।
क्या है कि बस गए आकर कई दामाद गोरखपुर में, बस गए आकर कई दामाद गोरखपुर में, तो हाँ, सारी बातें बहरहाल हाँ शामिल है उसमें। चलिए, अच्छा है, शुक्रिया। जी जी ये है सही बात है। नंदिनी। और जी, और मुझसे भी जब कोई पूछता है कि गोरखपुर में आपका मायका है या ससुराल है, तो मैं बहुत स्वाभिमान के साथ कहती हूँ, नहीं, दोनों है। मैं बहू भी गोरखपुर की हूँ और बेटी भी गोरखपुर की हूँ। बहुत क्या ये बात। मैंने बहुत करीम अच्छा, कैसे बहुत अच्छा, और वाह, जिंदाबाद बेटा, जिंदाबाद। विनय विनम्र जी के पास आते हैं और उनसे भी बस यही जानना चाहेंगे कि कनैल गोरखपुर से दिल्ली तक की यात्रा कैसे हुई और कैसे पहिया वक्त का कैसे घूम के दिल्ली ले आया। पहले तो मैं दो महान साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं प्रणाम कीर्ति भैया। और काले जी नंदिनी को जी के प्रश्न का उत्तर कीर्ति काले देने जी का हमें प्रयास देख रही करता हैं और हूं। सभी को प्रणाम करें। जी विनय जी। जी जी जी, कीर्ति काले जी को जी भी प्रणाम करता हूं। कीर्ति जी नमस्कार, गोरखपुर बहुत बहुत। जन्मस्थली है हमारा। मुझे इस बात का गर्व है, जी हमारे पूर्वजों की तपोस्थली है गोरखपुर, वो कनैल गांव। जी जी हर कोई कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिस तरह से लोगों को कुछ रोजी रोटी रोजगार चाहिए होता है, उसी की तलाश में गोरखपुर से दिल्ली की यात्रा मैंने की 14 जनवरी जी 1992 को। अच्छा और दिल्ली में आकर आजादपुर फल मंडी में जी एक व्यापार प्रारंभ कर दिया, किसानों से संपर्क करते हुए एक फलों का व्यापार। मैं कवि नहीं था, उससे पहले कुछ मैं नहीं जानता था, कविताएं सुनता था। पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार की रही। मैं विनय कुमार शुक्ल था, विनय विनम्र जी हुआ। जी तो अपना स्कूलों में कॉलेजों में गाने का शौक रखता था। मुझे गीत बहुत, मतलब शुरू से बचपन से ही गाता था। रामलीला और नौटंकी के मंचों पे अभिनय भी करता था, विद्यालयों में भी अभिनय किया। बाकी जी कविताएं मुझे बहुत पसंद थी, कविताएं सुनता था, कवि सम्मेलन का एक श्रोता था। जो जी महानुभाव बैठे हैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकारगण, इन सबको सुनने के लिए हाँ ललायत रहता था। उस भीड़ के हिस्सा बनकर कहीं ना कहीं कविताएं सुनता था। मैं दिल्ली आया, अपना कारोबार करता रहा, छोटा मोटा धीरे धीरे प्रयास करता रहा जीविकोपार्जन का। और जी यही कवि सम्मेलन में हमें हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री देवेश तिवारी देवेश जी मिले। अच्छा देवेश तिवारी देवेश जी इस समय लखनऊ में रहते हैं, पहले दिल्ली में रहते थे। और मैं आपको बता दूं, इनका पूरा खानदान ही कवि है। देवेश अच्छा तिवारी देवेश छोटे भाई कवि, रतन तिवारी बड़े भाई कवि, रतन तिवारी की पुत्री कविता तिवारी भी कवित्री हैं। और अच्छा देवेश तिवारी जी के पिताजी स्वर्गीय कन्हैया लाल तिवारी भी कवि थे। अच्छा अब इनके सानिध्य में आने के उपरांत कवि गोष्ठियों को सुनने के लिए, उसे कवि गोष्ठियां हो सके उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं मैं बनाता था और प्रेम से कविताएं जी सुनता था। मुझे वीर रस की कविताएं बहुत पसंद थी। मैंने श्याम नारायण हाँ पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, तमाम ऐसे कवियों को खूब पढ़ता था। वो कविताएं मुझे अति प्रिय थी। जी एक दिन अचानक हमारे गुरुदेव ने हमें प्रेरित कर दिया कि मैं गीत सुनाया करता था, भजन सुनाता था। उन्होंने प्रेरित कर दिया कि भाई तुम्हारे अंदर एक कवि बैठा है, तुम उसको जगाओ। किंतु मैं डर गया, मैं भागने लगा कि कवि कैसे कोई बन सकता है, कवि तो परमात्मा बना के भेजेंगे तभी बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो हमें रगड़ते रहे, मैं भागता रहा। और इसी दौरान मैं वो भाग्यशाली कवि हूं जो कवि तो बना ही नहीं और मंच पहले मिल गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने हिंदी अकादमी द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में तुम्हारा नाम दे दिया है और तुम्हें उसमें कविता पाठ करनी है। जी और विनय कुमार शुक्ल को उन्होंने, चूंकि मैं बहुत विनम्र हूं, मैं चुपचाप अपना काम करने में विश्वास रखता हूं,
इसलिए ये विनम्र उपनाम भी आदरणीय गुरुदेव देवेश तिवारी देवेश जी ने प्रदान किया। क्या बात है, क्या और बात मैं है। माँ सरस्वती और भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ के समक्ष उनका चिंतन करते हुए बहुत रोया गया, जैसे तैसे करके कुछ जोड़ तोड़ किया, उनको दिखाया। और ये 2002 की बात है नंदिनी जी। 17 सितंबर 2002 से पूर्व मैं केवल और केवल एक श्रोता था। मैं एक लाइन कविता नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन कवियों को सुनता था और धैर्य से सुनता था। परिवार में सत्संग होने के कारण, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण तमाम तरह की बातें जो घर में होती थी उसे एक मूक दर्शक की भांति मैं समझता था। और 14 जनवरी 1992 से दिल्ली आया। अब दिल्ली में एक कुटिया भी बन गई और एक साहित्य का विद्यार्थी भी आप कह सकते हैं मैं बना। और ये सब आदरणीय देवेश तिवारी देवेश जी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। माँ सरस्वती, माँ शारदे की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और राजेश राज जी के पास आती हूँ कि हमेशा देखती हूँ कि कवि लोक साहित्यिक मंच गोरखपुर नाम की एक संस्था है जिसको आप चलाते हैं, आप उसके सचिव हैं। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है? कवि लोक के बारे में मैं 4 पंक्तियां पहले परिचय उसका देता हूं जी। कि माँ शारदे का भक्त हो, मन काव्य में अनुरक्त हो, सत्यम शिवम और सुंदरम हर सृजन में अभिव्यक्त हो, तमनाश का संकल्प ले जो नित जलाता हो दिए, कवि लोक है उसके लिए, कवि लोक है उसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिसमें लगन उत्साह हो, मंजिल की जिसमें चाह हो, बहते हुए जल की तरह जो ढूंढ लेता राह हो, जिसने बढ़ा कर पाँव आगे फिर नहीं पीछे किए, कवि लोक है, कवि लोक। बहुत अच्छा। तो जितने भी मौलिक रचनाकार हैं, कवि लोक की पहली शर्त है मौलिक और ईमानदार रचनाकार होना। आप बहुत विख्यात न हो, बहुत बड़ा बैकग्राउंड न हो, लेकिन ईमानदार हो। ईमानदारी पहली शर्त है, मौलिकता पहली शर्त है। हर लिखने वाला, जैसा कभी विनय जी ने कहा, वो टूटा फूटा लिखता है, लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि वो ये मेरा लिखा हुआ है। अपनी बनाई रोटी थोड़ी जली हुई भी हो तो मांगी हुई रोटी से स्वादिष्ट होती। तो जितने मौलिक रचनाकार हैं उनके लिए कवि लोक है एक परिचय। दूसरी बात यह कि कवि लोक हमेशा ये प्रयास करता है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो लोग फूल के शौकीन हैं, तो अगर आप गुलदाउदी लगा रहे हैं और गुलदाउदी झड़ने के बाद डहलिया लगाएं तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक डहलिया आपका खिलेगा सीजन खत्म हो जाएगा। तो जो होशियार माली होता है वो गुलदाउदी लगाने के बाद पीछे डहलिया लगा देता है, और जब गुलदाउदी निकाल के फेंकता है तो डहलिया में कली आ गई रहती है, तो कभी क्यारी खाली नहीं होती। मैं चाहता हूं कि हर वरिष्ठ रचनाकार, वो कलीम जी हो, कलीम जी बहुत सारे लोगों को तैयार किया है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमें सिर्फ अपने कविता पढ़ने के साथ साथ अपने बाद कि जब ये गुलदाउदी उखड़ के ईश्वर हटाए तो पीछे कोई डहलिया मुस्कुराता रहे, ये कोशिश कवि लोक की होती है। और इसलिए इधर लॉकडाउन में 4-5 महीने से बंद है, नहीं तो हाल में कवि लोक के सितारे एक प्रतियोगिता हम पिछले 1 साल से करा रहे थे, और हर महीने उसमें 5 या 4 नए रचनाकारों को जिनकी उम्र 30 साल से कम हो उनको बुलाते थे, वो कविता पढ़ते थे। 3 वरिष्ठ लोगों के पैनल उनको जज करता था, फर्स्ट सेकंड किताब के उनको प्राइज देते थे। और हमारा ये प्रयास था कि जब हमारे पास हर महीने 2-2 करते हुए साल में 6 महीने में 12 हो जाएंगे, 3 उनमें से निकालेंगे और
साल आखिर होते होते हम 3 या 6 रचनाकार इस गोरखपुर जनपद में नए जो है खड़े कर दें कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए वो कार्यक्रम चल क्या रहा बात है। गोष्ठियां इधर तो 5 महीने से लॉकडाउन में नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आज हमारे जी पास नए रचनाकारों की भी बहुत अच्छी टीम है जो किसी भी अखिल भारतीय मंच पर के समकक्ष खड़ी हो सके। ये कवि लोग का छोटा सा परिचय। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो ये बात बोले ना कि गुलदाउदी और डहेलिया का जो उदाहरण देके विनय जी राजेश नाथ जी ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात कही। ये सोच होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बड़े जो हैं वो इस तरह का सोच रखेंगे तो सच निश्चित रूप से जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो साहित्य में बहुत समृद्ध होगी। और मैं अगले प्रश्न के साथ डॉक्टर कलीम कैसर जी के पास फिर आती हूँ कि पिछले 44 वर्षों से हिंदी उर्दू जगत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों भाषाओं के मध्य में आपने एक सेतु की तरह कार्य किया है। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे क्या हुआ, इसको अंतरराष्ट्रीय मुकाम तक कैसे पहुंचाया आप? बहुत लंबी कहानी है नंदिता, 2, 4, 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं पूरी होगी है। बस ये जान लो कि थोड़ा सा जो भी बता सकते। हाँ, वो मेरी कविता को करुणा बनाने में मेरे एक विकलांग गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है जी। अभी पिछले दिनों लगभग आधे पेज का इंटरव्यू मेरा हिंदुस्तान ने छापा था। एक दोनों हाथ से विकलांग थे, एक मेरे गुरु थे पंडित सुरेश मणि त्रिपाठी, संस्कृत पढ़ाते थे। बलरामपुर में मेरा परिवार बड़ा संपन्न था, अच्छे, उसी संपन्नता के बीच में मैं बहुत दुष्ट विद्यार्थी हुआ करता था। लेकिन पंडित जी जब पढ़ाते थे और कोई सवाल कोई प्रश्न नहीं जवाब देता था तो वो उसको बुला के और 2 लड़कों को बुलाते थे कि इसका हाथ पकड़ो, हम इसे मारेंगे। तो 2 लड़के आते थे, वो हाथ पकड़ के जब पीछे से हाथ पकड़ लेते थे तो वो मारते थे। एक दिन मैं फंसा, मुझे बाल को ये रूप नहीं आता तो मुझे भी वही सजा मिली। लेकिन चूंकि मैं इतना बदमाश था, मतलब अपने उसमें, कि कोई लड़का उठा नहीं मेरे हाथ पकड़ने के लिए। 3-4 मिनट तक मैं गुरु जी के चेहरे पे जो एक करुणा देख रहा था कि आज ये इनके हाथ होते तो ये मुझे अपने हाथ से मारते, आज ये मजबूर ना होते। 3-4 मिनट देखने के बाद जब कोई बच्चा नहीं उठा मेरे हाथ पकड़ने के लिए तो मैं स्वयं मैंने पीछे हाथ कर लिया और मैंने कहा गुरु जी मुझे मारिए आप, और जितना मारना हो मारिए। और वो मारते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि मैं भी रोने लगा। उसी दिन कक्षा में मैंने ये कसम खाई कि मैं आज से कोई शरारत नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, आज से एक नेक और अच्छा इंसान बनूंगा। वो करुणा आज भी हमारे अंदर भाषाई रूप में, और जो कुछ लिखता हूं मैं वो हर जगह पे बहुत सुंदर, वाह, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आज भी जब तक वो जीवित रहे मैं अपने हिस्से की 30% कमाई उनके पास लेके जाता था, उनके चरणों में डाल दिया करता था। आज के समय के लोग इससे एक उनको सबक लेना चाहिए कि कैसे विद्यार्थी, आज भी मैंने फेसबुक पे लिखा है, तुम पढ़ोगे कहीं तो वो उनका जिक्र किया है मैंने अपने पुराने गुरुओं का। तो ये इस तरह मेरा सिलसिला शुरू हुआ, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, और मैं लिखता रहा, पढ़ता रहा। राजेश भाई जानते हैं पिछले 30-32 साल से इनसे भी मेरा संबंध है, तो ये जानते हैं कि मैंने भाषाओं को संयोग का विषय बनाया है। और आज मेरी कोशिश है कि विदेशों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। खाड़ी देशों में मेरी मेहनत है 20-22 साल के लिए कि हिंदी दूसरी भाषा के रूप में वहाँ पढ़ाई जाती है। और कई हिंदुस्तान के अग्रज कवि हमारे जो है गाजियाबाद वाले कुंवर बेचैन जी और ये कीर्ति काले, ये सारे लोग, मैं इनको पहली बार विदेश ले गया जब, तो इन लोगों की कविताएं वहाँ पढ़ाई जाती है। तो ये मेरी मेहनत है और मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे काम करते रहना है। और जब तक सारी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी भाषा है बोली जाती है वहाँ पहुँच न जाए तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं काम करता रहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं भी और आपको साधुवाद भी।
और विनय जी और राजेश राज चाचा तुम जी, एक बात छोटी आपको बता देखो, दी। तुम छोटी हो, तुम साधुवाद नहीं दे सकती हो। हाँ, आगे बढ़ो। अच्छा। राजेश राजेश भाई दे सकते हैं। अरे जी, भगवत दे रहा उनकी हूँ मैं। हाँ जी। हम्म। जब मुझसे विनय जी, जब मुझसे कोई पूछता था कि आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या आपके पिताजी या माताजी या घर खानदान में कोई कविता लिखता है, कैसे ये शुरुआत हुई, तो मैं हमेशा सबसे कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कोई ऐसी साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है, बस मेरी इच्छा थी, मैंने लिखना शुरू किया और सीखना भी शुरू किया। तो अब मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि नहीं, दो दो साहित्यिक पृष्ठभूमि मेरे गोरखपुर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और नहीं, हमें भी गर्व है, इसी हम दोनों भाव लोग को गर्व है। हाँ, तुम्हारे ऊपर हमें भी गर्व है कि जो है हमारे परिवार की बच्ची इस तरह से आत्मविश्वास के साथ इतना बड़ा जी कार्यक्रम जी करना। और के मंचों पर भी देखता हूँ, देखिए जो आत्मविश्वास है ना, ये कहीं आप सीख नहीं सकते, कहीं आप इसको अर्जित नहीं कर सकते। ये अपने भीतर अपनी ईमानदारी और निष्ठा और परिश्रम से आता है। तो ये तपस्या है जी जिसने जी जी आत्मविश्वास दिया है। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। और मैं अगले प्रश्न के साथ विनय जी के पास आती हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि विनय शुक्ल जी विनय विनम्र कैसे बन गए, लेकिन वो जो ओज आपने बोला कि ओज ही लिखता हूँ, मैंने आपको सुना भी, हम कई कार्यक्रमों में भी साथ रहे हैं, टीवी के कार्यक्रमों में, मंचों पे भी साथ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि जब कोई कवि आता है तो वो ज्यादातर प्रेम और श्रृंगार की तरफ ही उसका रुझान होता है। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम उम्र में आपने लिखना भी, मतलब इसके प्रति आपका झुकाव भी हुआ, तो ओज के प्रति क्या मतलब प्रेरणा किससे मिली, या कैसे क्या हुआ कि ओज ही लिखना है, ये सोचा आपने? ऐसा है नंदिनी जी, ऐसा नहीं सोचा कि ओज ही लिखना है मैंने। कवि जी कवि तो कवि है, उसकी लेखनी माँ जिधर चला दे वो लिखता ही है। मैंने भ्रूण हत्या के गीत लिख के भोजपुरी में भी लोगों को रुलाए हैं। हम हम्म क्या बात। लखनऊ के आसपास के मंचों पे, और हम्म मुझे मातृभाषा में गीत लिखने का बहुत शौक है। और मैं दिल्ली में मैथिली भोजपुरी अकादमी के मंच का, गणतंत्र दिवस के मंच का संचालन भी कई बार किया हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता अरे है वाह। कि मैं कहीं भी भोजपुरी का प्रयोग करूं, और अपनी मातृभाषा हम्म से इतना प्रेम है। तो हम्म ऐसा नहीं था कि मुझे ओज ही लिखना है, लेकिन एक पसंद जैसे पाठक के रूप में, जैसा कि आदरणीय आप लोगों ने बताया कि आपके मतलब काफी साधना, काफी से दिनों से 40 वर्ष हो गए, बचपन में ही इस तरह से स्फुटित हुई कविता, तमाम चीजें, वो सब हमारे जीवन में नहीं था। मैं जैसे अमर सिंह राठौर, कभी राम सिंह का ये भूमिका जो गांव में नौटंकी हुआ करते हैं, तो हाँ उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता था। और मुझे वीरता की बात, हमारे पिताजी स्वयं एक अच्छे गायक और बहुत बढ़िया ढोलक वादक थे। और मैं आपको बता अच्छा। दूं कि मैं 3 प्रदेश का निवासी हूं। मैं गोरखपुर हमारी पैतृक जन्मभूमि है, कनैल। और मेरा ननिहाल झारखंड में पलामू में केतात गांव में है, अच्छा। पलामू। हाँ मेरी हाँ। माता पिता की अकेली संतान थी, तो मेरा ज्यादातर समय ननिहाल में भी बीता। और जी मेरे मामा जी प्रधानाचार्य थे, और वो कविताएं लिखते थे। मंचीय कवि नहीं थे, कविताएं लिखते थे। तो उनकी कविताएं भी मैं सुनता था, वो हमें सुनाते थे। गोविंद चौबे विमल करके वो लिखते थे, और उसमें वो ज्यादातर महाराणा प्रताप और तमाम इन विषयों पे भी लिखते थे। तो कुछ वीरता की बात करने में बड़ा अच्छा लगता था। उनकी कविताएं मैं पढ़ता था वहीं एक बालक के रूप में भी। और जब दिल्ली आया संयोग से, तो यहाँ पे जो देवेश तिवारी जी मिले, वो वीर रस के कवि मिल गए। अब उनके वो छंद और सवैया और तमाम वो कविताएं सुनकर वो थोड़ा सा और प्रखर हुआ। तो हाँ यही प्रयास किया मैंने। जब वो मुझे प्रेरित किए, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं था, आज भी कुछ नहीं आता है मुझे, ये सब उनकी कृपा है। उन्होंने बताया, और चूंकि गाने वाला लयबद्धता के साथ तो अपने गीत को ढाल ही लेता है। ये सही बाद में बात है। सारी जानकारियां हमें हुई, छंद का ज्ञान, कुछ मात्राओं का ज्ञान, मैं सब चीज से अनभिज्ञ था। लेकिन जी जी अब माँ की कृपा और उनका आशीर्वाद जो मिला, उसके बाद
का जो क्रम है आपके सामने है। आपने तो, आपसे कई बार आपके सानिध्य, आपका साथ मिलता ही रहा है, और आपके माध्यम से ये दो वरिष्ठ महान साहित्यकारों से भी जो है आमने सामने मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये तो मेरा भी सौभाग्य है विनय जी, कि इतना प्रेम मुझे मिलता है सबसे। कि पिछले बार अभी कीर्ति काले दीदी आई थी, मैंने एक बार उनसे बोला, दीदी बोली नहीं आऊंगी नंदिनी, जरूर आऊंगी। और इस बार दोनों चाचा जी लोग भी आए, तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। राजेश राज जी के पास आती हूँ एक सवाल के साथ कि शायद कम ही लोगों को ये बात पता है कि आप विनय जी सुन करके आश्चर्यचकित होंगे कि सन 1978 से लेकर 2020 तक हर वसंत पंचमी के दिन राजेश राज जी एक सरस्वती वंदना लिखते हैं, और लगभग 42 सरस्वती वंदना लिखने वाले मेरे ख्याल से तो अकेले ही कवि हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या प्रेरणा है, कुछ बताइए। वाह। जैसा मैंने नंदिनी कविलों के बारे में कहा था ना कि मेरे अंदर और चीजें कुछ ना हो, लेकिन खुददारी हर तरह से, हर स्तर पे, हर जगह है। तो जी। वैसे तो जब राजेश कुमार श्रीवास्तव राज था, तो हाँ। स्कूल में नाम लिखा जाता था कि कोई भी फिल्में धुन उठाई और उस पर एक गीत बनाया और लिख दिया, लेकिन तब उसमें कविता नहीं बनता। हाँ। लेकिन जब माँ शारदे की पूजा पहले भी करता था शुरू से, लेकिन 78 में थोड़ा समझदार हो गया रहा हूँ, तो पहली बार ये मन में आया कि, और 78 में मेरा पहला संकलन छपा था, तब याद तुम्हारी आती है। तो ये हुआ कि अगर माँ के चरणों में वंदना अर्पित करनी है तो किसी से मांग के, वो बहुत आदरणीय निराला जी हैं, लेकिन वो सारे जगह या कुंदेन तुषार हार बहुत अच्छी वंदना है, लेकिन मांगी हुई है जी। तो ये मन में आया कि अब माँ को वंदना अर्पित करनी है और वो किताब में भी जाएगी, तो वो अपनी होनी चाहिए। खुद तोड़ा हुआ फूल लाके चढ़ाऊंगा, चढ़ा हुआ फूल नहीं चढ़ाऊंगा। तो इस तरह पहली वंदना 1978 में हुई, और इसमें मुझको कोई भी श्रेय लिखने का नहीं है, क्योंकि यहाँ विनय विनम्र जी हैं और कलीम भाई हैं, आप भी हैं। एक गीत लिखने में हफ्तों महीने लग जाते हैं, उसके भाव संजोने में, इकट्ठा करने में, बनाने में। तो बिल्कुल कोई भी वंदना, लेकिन ये 42 की 42 वंदना पूजा करने के लिए बैठता हूँ, एक सादा कागज, पैड और एक कलम रखी रहती है। ये भी नहीं कि ईमानदारी से कह रहा हूँ कि रात में कोई तैयारी नहीं होती, कल वंदना चढ़ानी है तो लोग गुनगुनाए। और पूजा के बाद अगले 8 से 15 मिनट के अंदर एक पूरी सरस्वती वंदना, कभी 4 अंतरे की, कभी 5 अंतरे की, कभी 3 अंतरे की, बिना किसी पूर्व तैयारी के अगर एक वंदना बनती है 15 मिनट में, तो ये केवल माँ का आशीर्वाद है जो देती है। मेरा कोई मैं कहूँ कि मैंने लिखी है और ये गर्व करो, ये बहुत ही कृतज्ञता होगी। और बस ये, हाँ, मेरी श्रद्धा और समर्पण और ईमानदारी माँ को पसंद है कि ये सिलसिला जो है वो अभी तक चला आ रहा है। वाह, बहुत। और बिल्कुल सही बात है। एक बात और कह दूं स्वाभाविक में कि जब मैंने करीब 20-22 वंदना लिख ली जी, तो एक बार में बैठा तो ऐसा हुआ कि 20 मिनट तक मन में कोई विचार आया ही नहीं। हाँ। 22 साल के बाद कलीम भाई पहली बार ऐसा हुआ, तो मैंने बहुत ईमानदारी से सोचा कि लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ घमंड आ गया कि मैं बैठता हूँ और बस 10 मिनट के अंदर लिख लेता हूँ, और मैंने 22 वंदना लिख ली। ये मानव मन है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जैसे मेरे मन में ये आया कि माँ, मुझे लग रहा है कि अहंकार तो नहीं हो गया, अगर अहंकार हुआ है तो आप क्षमा करिएगा। और तुरंत अगले 5 मिनट में एक वंदना बन गई। मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि ऐसी स्थिति भी होती है कि एकदम मैं असहाय बैठा हूँ कि आज 22 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वंदना नहीं बन रही है। फिर माँ ने क्या लिखवाया जी, केहि विधि पूजन करो तिहारो, मैं हूँ अति अज्ञानी मैया। केहि विधि पूजन करो तिहारो,
मैं हूँ अति अज्ञानी मैया, तुम हो निर्मल चित्त करुणामय, मेरो मन अभिमानी मैया, हाँ, के विधि क्या बात है। पूजन करो तिहारो, मैं हूँ अति अज्ञानी मैया, ज्योति ज्ञान वाह की मन में भरते, सारा अंधकार तुम हरते, जग में को तुम समय उपकारी, को तुम्हारे समदानी मैया, के विधि वाह पूजन कर। तो ये एक वाह वंदना क्षमा प्रार्थना में बन गई थी, बाकी तो सारी जो वंदना है वो अलग अलग धुन में, सबकी अलग धुनें बनी है। ये माँ की कृपा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्रणाम। मेरे ना रोए, मतलब ये सुन करके एक मेरे रोए जिसको कहते हैं ना, खड़े हो जाना, वो हो गया कि इतना चमत्कार सच में पहली बार ऐसा सुना कि किसी कवि ने 42 वर्षों में 42 सरस्वती वंदना लिखा हो, और इस तरह के अनुभव से भी गुजरे आप, तो ये निस्संदेह जो है चमत्कारिक ही है। और अगले प्रश्न के माँ की साथ फिर कृपा। मैं डॉक्टर करीम, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है, बेशक बिना उनके कुछ नहीं होता। कि बेशक एक बेशक। बहुत बड़े सवाल के साथ मैं डॉक्टर कलीम कैसर जी के पास आऊंगी, और उसके बाद मैं राज जी से भी इसका जवाब चाहूंगी कि गोरखपुर की जो भूमि है, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गद्य और पद दोनों विधाओं में बहुत उर्वरक है, प्रसिद्ध है। एक तरफ प्रेमचंद जी हैं हमारे, एक तरफ फिराक गोरखपुरी जी हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि गोरखपुर का कोई निकल करके मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है, जैसा कि आप बता रहे कि बहुत सारे लोग भी वहां के हैं, लेकिन क्या बात है, क्या कमी है, या क्या चीज है इसके पीछे कि आगे नहीं लोग आ पाते? इसके पीछे नहीं नहीं, क्या कारण है? ऐसा नहीं है नंदनी। गोरखपुर का आदमी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, गोरखपुर हम्म का आदमी आपको मिलेगा। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग हम्म 27-28 देशों में मैं गया हूँ, हम्म लेकिन मुझे ऐसा है कि मुझे गोरखपुर का आदमी मिल ही गया है, चाहे वो मैं अधिकारी रहा साहित्य हो। मैं मैं हाँ साहित्यिक बात कर रही हूँ। मैं हाँ। तुम्हारा आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हम्म हम्म तो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गोरखपुर ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं बहुत हैं, और हम्म बस ये है कि किसी को मंच मिलता है, किसी को हम्म रिसाला मिलता है, किसी को हम्म मैगजीन मिलते हैं। लेकिन हम्म हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि जो मंचीय कवि है वो जल्दी मशहूर हो हम्म जाता है, हम्म और जो और मैगजीन्स में छपने वाले हैं या इस तरह के लोग हैं वो उतनी जल्दी मशहूर नहीं हो पाते, धीरे धीरे मशहूर होते हैं। तो मैं हम्म बहुत से ऐसे लोग, अभी जैसे राजेश भाई ने कहा कि कवि लोग ने बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों को निकाला है, मेरी भी यही कोशिश हम्म रहती है कि जो नए लिखने वाले लोग हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा करंट है लिखने का, और हम्म वो मौलिक हैं, तो उनको उनका हम्म साथ दिया जाए। क्योंकि ऐसा ही, अगर अभी बहुत से लड़के लड़कियां हैं, राजेश भाई भी जानते होंगे कि नुसरत अदीक एक बहुत अच्छा लिख रही है, चारू शीला है, ये सब मिन्नत है, भावना है, ये सब लड़कियां मेहनत कर रही हैं, सौम्या है, निशा राय है, निशा मेहनत राय कर तो रही, विनय लिखा जा चुकी है। निशा निशा राय। तो ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें बगैर मांगे कुछ मिल जाता है, और वो सब मांगते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। कुछ लोगों को लेना हम्म आता है और कुछ लोगों को खोना आता है। कुछ लोग अपने भाग्य हम्म, की खाते हैं, कुछ अपने दुर्भाग्य की खाते हैं। आप ये देखें कि अच्छा। जो 4 लाइन नहीं लिख सकता, तो हमारे यहाँ कमी नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी, परमानंद जी, और वो केसी त्यागी जो थी मैडम, ये सारे लोग बड़े लोग थे। अभी तो इस लाइन बिल्कुल। में, तुम्हारे यहाँ पत्रकारिता की लाइन में चित्रा है, ये बहुत से लड़कियां ऐसी हाँ। हैं जो दिल्ली में रह के काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, हम्म बस ये है कि हमारी रसाई, हमारी पहुंच उन तक नहीं है। अब देखिए, राजेश भाई हैं, हम मंचों से जुड़े हुए लोग हैं इतने दिन से। हमने एक अलग अपनी हम्म पहचान बनाई है, चाहे कविता के माध्यम से बनाई हो, चाहे अपने व्यवहार के हम्म माध्यम से बनाई हो, लेकिन एक पहचान हम्म, बनाई। जब हमारा नाम लिया जाता है तो गोरखपुर कहा जाता है। तो मुझे क्या गर्व बात होता है। है कि जैसा मेरे नाम के साथ गोरखपुर जुड़ा है, ऐसे नई प्रतिभाएं भी आए, मेहनत करें, अपने बड़ों से सीखें, ताकि वो उनको मंच मिले और उनके नाम के साथ भी गोरखपुरी लगाया जाए, तो बहुत अच्छा है।
फराक साहब और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाएं पहुंचाई नहीं कहीं, खुद ब खुद पहुंच गई। खुद पहुंच हमारा गई। दुर्भाग्य यह है कि हमें अपनी रचनाएं पहुंचानी पड़ती है, और उसका माध्यम जो आज है हमारे सामने, जैसे यही ले लो कि क्या था कि साहब मंचों पे इकट्ठा होकर कविता सुनाएंगे। आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हम अब घरों में घुस के कविता सुना रहे हैं, इस तरह जुड़ के सुना रहे हैं, देखो जैसे तुमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारे दौर में यह है कि हमें अपनी अच्छी चीजें दूसरों तक पहुंचानी पड़ेंगी, और तब हमारी रिकॉग्निशन होती है, तब हमारी पहचान बनती है। और इससे मेरे ख्याल में राजेश भाई भी इत्तेफाक करेंगे कि हम में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी एक शब्द उन्होंने कहा कि हम बहुत स्वाभिमानी हैं। ये स्वाभिमान हमारा जो है, ये हमें कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है और कभी कभी फायदा भी पहुंचाता है। आत्मसंतुष्टि के लिए हमारा स्वाभिमान बहुत फायदेमंद है, लेकिन आज का जो युग है, जो समाज है, वो जो हमारे स्वाभिमान के आड़े आता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो गोरखपुर किसी मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे है, साहित्य में भी आगे है, और ईश्वर ने चाहा, अब देखो तुम भी गोरखपुर से हो, तो अब ये कैसे कहते हैं कि हमारे गोरखपुर में प्रतिभाएं नहीं है, बस ये है कि हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा, और पहचान के उन्हें समुचित मंच देना पड़ेगा, समुचित जगह देनी पड़ेगी। ये हम बड़ों का काम है, जो बड़े हैं इस क्षेत्र में। मेरे ख्याल में राजेश भाई भी इससे इत्तेफाक करेंगे, और उनसे भी इसकी उनसे प्रतिक्रिया ले ली जाए। जी देखिए, मेरे प्रतिक्रिया में आज से ये पहला विचार मेरा अपना नहीं है, किसी और का है, लेकिन मैं मूलतः बताने कि मेरे गोरखपुर में 78 से तो उसके पहले पैदाइश हमारी मिर्जापुर की, यहाँ का नहीं। तो जब मैं यहाँ पे आया था शुरू में 2-4 साल बाद, तो उसका नाम नहीं याद है, किसी एक असंतुष्ट कवि ने, जिसने भी एक बात कही थी कि अगर गोरखपुर का प्रतिभाशाली व्यक्ति गोरखपुर से बाहर चला जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा। अगर बाहर जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति गोरखपुर में आके बस जाएगा तो वो कुछ नाम पैदा कर देगा। अगर गोरखपुर का प्रतिभाशाली व्यक्ति गोरखपुर में पैदा होकर गोरखपुर में रह जाएगा तो वो आपको 20 साल बाद भी वही मिलेगा जहां पर कि आप उसको 20 साल पहले सुनते थे। ये थोड़ी बात अजीब लग रही है, लेकिन आप देखिए मुंशी प्रेमचंद जी बनारस में जन्मे, गोरखपुर उनकी कार्यस्थली रही। फराक साहब गोरखपुर में जन्मे जरूर, लेकिन इलाहाबाद चले गए और पूरा समय उनका वहां बीता। कलीम कैसर जी बलरामपुर के हैं और गोरखपुर में बसे हुए हैं। मैं मिर्जापुर का हूँ, गोरखपुर में बसा हुआ। विनय जी गोरखपुर के हैं, नंदिनी आप गोरखपुर की हो लेकिन आप दिल्ली में हो। अब ये अजीब सा, इसको टोटका कहो या जो भी कहो, ये हजम होने वाली बात नहीं। राजेश भाई थोड़ा सा मैं आपसे वो करूंगा। देखिए प्रतिभा होती है, देखिए आप में प्रतिभा थी या विनम्र में प्रतिभा है, तो प्रतिभा थी तो वो सामने आई। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये आप भी इससे 2-4 होते होंगे रोज, कि आप अगर किसी को एक शब्द नया सिखाना चाहें, मैंने लोगों से कहा कि तुम्हारे साल भर में अगर तुम 300 नए शब्द सीख लोगे तो तुम्हारी रचना में एक नयापन आ जाएगा, उसकी भाव और उसकी करुणा और उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन अब इस पे जितने लोग अमल कर लेते हैं, मसलन आप हैं, आप नई सोच रखते हैं, सोचते रहते हैं, तो आप में वो चीजें आपकी रचना में दिखाई देती है। हमारे यहाँ मसला ये है गोरखपुर में कि चंद को छोड़ के वो सोचने की तरफ जाते ही नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर मुझे लिखा लिखाया मिल जाए, कहीं पका पकाया मिल जाए तो वो हम खा लेंगे। तो इस चीज से भी, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रतिभाएं कभी नहीं मरती। प्रतिभाएं अगर जमीन में गाड़ भी दी जाएं तो वो कभी नहीं मरेगी, वो फूल बन के पौधा। नन्हा सा बीज होता है, उसकी क्या विषाक्त है, लेकिन मिट्टी में से जो अंकुरण अगर उसके अंदर, अभी में से हमारे सहयोग की बात मैं कभी करूंगा बाद में, कि सहयोग में यही है कि अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो मिट्टी में दफन कर दिया जाए बीज, फिर भी वो अंकुर जो है पत्थर को चिरता हुआ ऊपर निकल आता है, और नहीं तो उसको गमले में सजा के रखिए, 2 दिन बाद जो है सड़ जाएगा। दूसरी बात एक और, और मेहनत के अलावा एक बात और है नंदिनी, कि ये जो दौर है पिछले 20 साल का, 15 साल का, ये कई कारणों से मार्केटिंग का दौर है। जैसे कहते हैं ना, चाइना का माल अच्छा नहीं होता लेकिन उसकी पैकिंग अच्छी होती है, उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है कि वो छाया हुआ बाजार पटा हुआ। आज कविता में भी अगर मार्केटिंग है
तो तीसरे दर्जे की कविता भी चैनल पे सुबह शाम प्रसारित हो रही है। और अगर मार्केटिंग नहीं है, और ये नंदिनी से ज्यादा बेहतर तो कोई दूसरा समझ नहीं सकता जो कि दिल्ली में और सारे उसमें है। और मुझे बल्कि इस बात का संतोष है कि इस तमाम मार्केटिंग और गुटबाजी के बीच में भी चैनलों में नंदिनी की अच्छी पहचान है और इनके अपना एक मान है वहां पर। तो उसके लिए निश्चित रूप से पुण्य फले हैं लोगों के। तो अच्छी कविता लिखना और बात है। मैं दूसरे को नहीं कहता, मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं कविता लेके फेरी नहीं लगा सकता, मैं कविता की मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई स्मगलिंग किया हुआ नेपाल का सामान नहीं है कि जितनी जल्दी ये मेरे पास से निकल जाएगा मैं बरी हो जाऊंगा कि पकड़ा न जाऊं। मेरे पास खालिश चीज है। तो कभी भी आपने मतलब इसको कलीम भाई वो न मानिएगा अतिशयोक्ति, कभी किसी जौहरी को बाहर खड़े होकर और आवाज लगाते नहीं दिखाऊंगा भाई साहब आइए हीरा ले जाएंगे। बिल्कुल ये छोटी दुकान वाले का, ये छोटी दुकान वाले का। बिल्कुल। तो ये किस पे लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है, नहीं वही मैंने कहा कि स्वाभिमान कभी कभी मुझे बहुत आगे ले जाता है और कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। ये नंदिनी भी जानती होगी, ये चूंकि पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। और शायद हम और आप और विनय इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि इसका ताल्लुक गोरखपुर से है, वरना कोई दूसरा होता तो शायद अगले महीने या दूसरे महीने की कोई डेट दी जाती। नहीं, ये इसके इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि बाकी सारे इसमें एपिसोड में सब बाहर के लोग आए हुए हैं। ये तो इसका लगाव है कि इसका बहुत नहीं, बाहर वाले भी जितने भी आए होंगे वो हम लोगों से दूर नहीं होंगे, हम लोगों के मिलने जानने वाले हैं। हाँ, सारे लोग होंगे, सब सारे परिचित होंगे। लेकिन मैं इसके जो है वो मेहनत की बात कर रहा हूँ कि मेहनत करके यहाँ तक पहुंची, और यहाँ तक पहुंचना भी मामूली काम नहीं है, मामूली काम नहीं। तो मैं साधुवाद भी देता हूँ, दुआएं भी देता हूँ। और अंत में एक बात और इसमें कि हमको मार्केटिंग करने नहीं आती, ये तो हमारी कमी। लेकिन दूसरा एक ये है कि आजकल हर आदमी केवल आपने कहा कि हम दूसरे कमियों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ अपने खाने की फुर्सत नहीं है। हर आदमी अगर उसको 1 घंटा मिल रहा है तो अपने बारे में खुद ही बता रहा है। अभी कलीम भाई से कहा जाए कि आप अपने बारे में बोलिए, तो 2 लाइन बोलने के बाद ये छेप जाएंगे कि मैं अपनी बड़ाई खुद क्या करूं। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं कि अपना वो घंटों बोल सकते हैं अपने बारे में, बोलते हैं और बुलवाते हैं, बोलते भी हैं और बुलवाते भी। हाँ नंदिनी, तुम सवाल करो, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो नंदिनी जी, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इस बात से मैं सहमत हूँ, और शायद विनय जी भी मुझसे इतने वर्षों से जानते हैं, मैं भी उनको जानती हूँ कि वो मार्केटिंग सच में नहीं है करने आता। मैं बताऊं चाचा जी, गोरखपुर में जब होर्डिंग लग जाती है कि टाउन हॉल में ये कवि सम्मेलन हो रहा है या एमपी में हो रहा है, कि जो मेरी सहेलियां हैं या मेरी पूरी रिश्तेदारी गोरखपुर में, चाचा सास मौसी सास सब राजेश शाह चाचा जी जानते हैं, तो वहां से मेरे पास फोटो खींच करके आती है, अरे तुम कब गोरखपुर आओगी, तुम कब गोरखपुर आओगी, बताओ तुम गोरखपुर की हो, जाके दिल्ली में इतना काम करती हो। तो मेरे मन में होता था, तो मेरे जो नहीं तो लोग बोलते थे कि तुमको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती। हम क्या भाई नहीं आती, हम कैसे करा जाता है, हमें सीखना भी नहीं है। और मैंने एक बात यही कही कि कविता मेरी आगे ले आए तो मुझे अच्छा लगेगा, मार्केटिंग से आना भी नहीं है। और अगले और अगले सवाल के साथ में विनय, बिल्कुल कि विनय जी के पास आती हूँ कि विनय जी, हर कवि की इच्छा होती है कि वो लाल किला पढ़े। वो अनुभव कैसा रहा जब पता चला कि आपको लाल किला पे पढ़ना है, जाना है? वो अनुभव कैसा रहा? क्या झेप था, क्या मतलब नर्वसनेस थी या क्या खुशी था, उसको साझा करिए। जी नंदिनी जी, मैं अभी दोनों आदरणीयों को सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जो कह रहे हैं वो सब हम लोगों को उसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उसे समझने की आवश्यकता है। इस समय जो नए युवा साहित्यकार आ रहे हैं उनमें धैर्य की थोड़ी कमी है, मतलब जैसा कि मैं मानता हूं। सही कहा विनय, बहुत अच्छा। इन लोगों ने इतनी साधना की है। हमारे गुरुजी ने या हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए कि बेटा अगर समाज में बोलना चाहते हो तो सुनो, सही बात। अगर समाज में कुछ
कुछ करना चाहते हो, कुछ करने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है तुम मन में, तो पढ़ो। बेशक। मैं इसमें बहुत विश्वास रखता हूं। मैंने बहुत साहित्यकारों को बहुत पढ़ने का प्रयास करता हूं, जो हमारी क्षमता है इस व्यस्तता में भी। अन्यथा आप ये देखें कि आजादपुर फल मंडी में जहां एक राक्षसी माहौल होता है, जहां पे इतनी भीड़ है और बोलियां लग रही हैं, तमाम चीजें, मैंने जो भी लिखे उसी में बैठ करके लिखे और धंधा करते हुए लिखे। तो कहने के तात्पर्य यह है कि माँ कब कृपा करेंगी कुछ नहीं पता। जहां तक लाल किला से पढ़ने की बात है, और मुझे कई बार आमंत्रण मिला, कई बार पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने मन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी लाल किला से भी कविता पढ़ पाऊंगा। और उन परिस्थिति में जब हिंदी अकादमी के सचिव फोन करते हैं कि क्या आप 16 जनवरी 2013 में सबसे पहली बार मैं लाल किला से काव्य पाठ किया कि 16 जनवरी को क्या आप फ्री हैं क्या? हमने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं हिंदी अकादमी का सचिव डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट बोल रहा हूं। गणतंत्र दिवस लाल किला कवि सम्मेलन में काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, क्या आप समय दे सकते हैं? तो आप ये समझ सकती हैं कि मैं 25-30 सेकेंड तो बोल ही नहीं पाया। हमने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि मैं वहां इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच काव्य पाठ कर पाऊंगा जी। तो और वहां मैंने ऐसे भी देखे, क्षमा कीजिएगा, वहां ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो एमपी एमएलए और मंत्री गणों के पास मतलब रोज हर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना, उनसे पत्र लिखवाना अकादमी के नाम। वहां पे 40% ऐसे कवियों को भी देखा जो मंच पे हुट हुए, लोग खड़े होकर के मना किए कि अरे बैठ जा, क्या कर रहा है यार लाल किले पे आके। तो ऐसे लोग भी उसमें सम्मिलित होते हैं। अब उन्हें कैसा लगता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था। और जो चीज सोची ना जाए और वो प्राप्त हो जाए, तो आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि उसे कैसा लगता होगा। बिल्कुल। वाह। तो मुझे आनंद आया और मैं माँ भगवती की कृपा से अपना कार्य किया, और मैं उसमें विश्वास ही रखता हूं कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बात करूंगा, अन्यथा शांति से बैठा हूं। लेकिन एक सुनने की क्षमता, मैं अपने गुरु जी के साथ कवि सम्मेलनों में जाता था तो वो हमसे कहते थे कि बेटा अगर अवसर मिला तो 0 काल में मैं तुम्हारा 5 मिनट का काव्य पाठ कराऊंगा, और नहीं मिला तुम सामने बैठ के वैसे ही सुनना जैसे तुम पहले सुनते रहे हो। तो आजकल मैं देख रहा हूं नंदिनी जी, ये सोशल मीडिया का प्रभाव या जो भी प्रभाव, ऐसे ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों को ऐसे ऐसे हीरा के पास उनके सानिध्य में न जा करके, जिन्हें 4 लाइन भी लिखने नहीं आया, किसी को बिना दिखाए अभी अभी रिक्शे पे बैठ के लिखा है, अभी अभी मेट्रो में लिखा है। मैं अभी तुरंत सुनाना चाहता हूं, ये सुनिएगा, ये 4 पंक्तियां सामने ही अभी अभी हुई हैं। जबकि वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ जनों का ये कहना है कि कच्चा भोजन मत परोसो, उसको पकाओ, 10 बार अपने वरिष्ठ जनों को सुनाओ। तो जब इसमें विश्वास अगर रखा जाएगा तो आज के युवा साहित्यकार भी ऐसे महापुरुषों के, ऐसे महासाहित्यकारों के पदचिन्हों पे चलेंगे तो वो अपनी पहचान बना सकते हैं। मेरा ये दुर्भाग्य भी है कि मैं गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में केवल 2 मंच पे काव्य पाठ कर पाया हूं, और ऐसे लोगों का सानिध्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। आज अब इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं इनसे निवेदन भी करूंगा कि मैं कभी आपसे अगर बात करना चाहूं तो मुझे अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, बिल्कुल अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि पे वो पहचान बताना कि मैं इसी मिट्टी का उपज हूं, इसे मैं गर्व का विषय मानता हूं। और इस बहुत अच्छा, वाह। और मैं चाहे दिल्ली में रहूं चाहे जहां भी रहूं, लेकिन मेरी पहचान वहीं से है और वहीं से रहेगी। मेरी एक काव्य कृति प्रकाशित हुई, मानस के गीत, उसका नाम मानस के गीत हमारे गुरुजी ने ही दिया। जो मन में आया वो मैंने लिखा, सभी विधाओं में कुछ लिखने का प्रयास किया, वो मानस के गीत वो प्रकाशित हुई। अब मैं वीरता के भाल पर एक काव्य कृति की ओर बढ़ रहा हूं,
जिसमें केवल मैंने वीरत्व की चर्चा ही की है। तो ये सब वरिष्ठ जनों के, बड़ों के आशीर्वाद से ही होता है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। शॉर्टकट से आप बहुत कुछ थोड़ा सा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप गिरेंगी तो उठ नहीं पाएंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही विनय जी। और एक बात और जोड़ती हूँ उसमें कि कविता हो या रिश्ता, सहज पके सो मीठा हो। तो कविता और रिश्ता दोनों को पकने का पूरा वक्त देना चाहिए, तभी वो अपने मिठास के साथ बाहर आएगा। और अगले प्रश्न के साथ मैं डॉक्टर कलीम कैसर के पास जी के पास आती हूँ कि 70 संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया अभी तक आपके 44 वर्ष के साहित्यिक यात्रा में। तो ये तो बताना कि किस किस संस्था ने क्या क्या पुरस्कार दिए, ये छोटे से समय में सहेजना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा सम्मान, कोई ऐसा पल जो आपके मन के बहुत करीब हो, बहुत अविस्मरणीय रह गया हो? मुझे जो पहला मुझे सम्मान मिला 1976 में बलरामपुर में। अच्छा। तो उस वक्त मैं नया नया था बिल्कुल, और डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो रोटरी के सचिव हुए, रोटरी क्लब के, और रोटरी के गवर्नर आने वाले थे रोटरी क्लब के। तो मुझसे कहा गया कि भाई आज आपको कविता पढ़नी है। तो अब उस समय तो ये था कि भाई कहीं मौका मिले पढ़ने का, क्योंकि स्वर अच्छा था, तो मैंने 2-3 रचनाएं वहां सुनाई। और वो पहला 1976 में जो पहला मुझे सम्मान मिला, वो सम्मान भी बहुत अच्छे होते थे। उसके लकड़ी का नीचे का घुन मतलब उन्होंने कीड़े ने खा लिया है, लेकिन वो सम्मान आज भी मेरे दिल में है। अब तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतने सम्मान मिले हैं कि मैं उन्हें छोटे समय में नहीं बयान कर सकता। तो वो आज भी मैं रखे हुए हूँ, और उसको कभी कभी देखता हूँ तो मुझे अपना जो संघर्ष के दिन थे मुझे वो याद आते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। आज तो ये है कि 10 जगह अगर बुलाया जाना है तो 3 ही जगह जा पाना है, ये समय आ गया है। एक समय वो भी था जब कविता सुनाने के लिए हम लालायित रहते थे कि कोई हमसे ये कहे कि अपनी रचना सुनाओ। तो वो मेरे दिल में आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे ख्याल में सबको अपनी पहली जो प्रशंसा की, चाहे वो पत्रों की शक्ल में हो चाहे काइंड्स की शक्ल में हो, वो सबको याद रहती है। सही बात, तो मुझे भी याद। बिल्कुल, सच में कितना भावुक सा पल होता है ये कि उसको घून खा गया लेकिन वो सहेज करके रखे हुए हैं। अब भी रखे हुए हैं। ये जो है पुरस्कार, ये सम्मान सच में सबसे बड़ा सम्मान है। और राजेश राज जी के पास आती हूँ कि 40 वर्षों से आप आकाशवाणी, दूरदर्शन से के विभिन्न केंद्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे थीम सॉन्ग्स भी आपने दिए, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। पहले तो मैं आपके सवाल से थोड़ा हट के, क्योंकि दिमाग से निकल जाएगा, अभी भी जो बात कही भाई कैसर जी ने जी, चलिए भाई एक दोहा सुनिए। हाँ, स्वागत है भैया। उसे याद कर तैरती होठों पर मुस्कान, वाह। उसे याद कर तैरती होठों पर मुस्कान, चाहे पहला प्यार हो या पहला सम्मान। वाह, क्या बात है, क्या बहुत अच्छा। उसे याद कर तैरती होठों पर मुस्कान, चाहे पहला प्यार हो या पहला सम्मान। और विनय जी, आप ये ना समझे कि हम खाली बड़े लोग अपने आपस में ही लेन देन कर रहे हैं। ये जो आपका आपको जो सफलता मिली है, मैं आजादपुर मेट्रो पर कई बार उतरा हूँ और बगल में मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन में हमारे प्रोड्यूसर रहते हैं जिनके लिए मैं फिल्में लिखता हूँ, विज्ञापन वगैरह भारत सरकार के लिए। तो तब नहीं पता था कि उसी फल के भंडार में आप भी हैं। तो पैसे से मिलता नहीं मन वांछित अधिकार,
आपका कोई नाम, कोई गुरु या कोई वरिष्ठ कभी आपका नाम विनम्र रख सकता है, लेकिन वो आपको विनम्र बना नहीं सकता। विनम्र आप खुद बनते हैं अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से। तो पैसे से मिलता नहीं मन वांछित अधिकार, होता वही विनम्र है जो होता फलदार। तो आप चूंकि फलों के बीच में है और फल आने पर वृक्ष विनम्र होता है, तो मुझको लगता है कि जो आपके गीतों की मिठास है और विनम्रता है, उसमें आजादपुर फल मंडी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसको मैं स्वीकारता हूँ। आप और अब आता हूँ इस पे के एक जैसे जो सरस्वती वंदना की बात मैंने कही थी, तो उसके बाद में एक आश कविता, कोई भी अगर अच्छी चीज मुझको छूती है तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया एक बन जाती है। तो एक बार मैं आकाशवाणी दिल्ली में प्रोग्राम था, मेरा प्रोग्राम हो चुका था, चेक लेने गया हुआ था, तो सोमदत्त शर्मा जी वहां के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके रूम में बैठा हुआ था और वहां पे रंजन गुप्ता जी हैं जो कि बच्चों का विभाग देखते थे, वो अचानक ऑफिशियल काम से मिलने आए। तो ऐसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम्हारा वो सीरियल क्या हुआ, कब ब्रॉडकास्ट हो रहा है? तो गुप्ता जी ने कहा कि अब ऐसा है कि सीरियल तो जमा हो गया 1 महीने पहले से, उसका टाइटल सॉन्ग नहीं तैयार हो पाया है और उसीलिए उसका प्रसारण रुका हुआ है। तो उन्होंने एक बार उनकी ओर देखा, फिर एक बार मेरी ओर देखा, फिर बोले कि तुम्हारे भाग्य से देखो ये गोरखपुर से आए हुए हैं राजेश जी, और आप इनको वो थीम बताओ सीरियल की, क्या पता जो काम आपका अटका हुआ है वो बन जाए, हो जाएगा। हाँ, तो वो सीरियल था आज से करीब 3-4 साल या और पहले, 8-10 साल पहले ब्रॉडकास्ट हुआ, खेल जो भारत खेले। तो ये जो खेल जो भारत खेले लाइन थी, ये उन्होंने 3-4 लोगों से लिखवाया, ये उसको बांध नहीं पा रहा था कोई रिदम में। और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो खेल ओलंपिक में होते हैं, पैराग्लाइडिंग और स्केटिंग और वो हमारे यहाँ बच्चे खेलते नहीं, और जो हमारे यहाँ खेल होते हैं गुल्ली डंडा, खो खो, वो ओलंपिक में शामिल नहीं होते। तो एक सीरीज बनी थी आकाशवाणी की, अगर ऐसे ऐसे खेल भी भारत खेले तो हमारे यहाँ के बच्चे भी जो है वो दुनिया में जाके और मेडल और सम्मान ला सकते हैं। तो उन्होंने मुझको पूरी थीम बताई, मैं उसके बाद वहां से निकला, सिटी बस में बैठ गया और हौला कुआं तक मैं आया होऊंगा मुश्किल से 15-20 मिनट में, और माँ ने अपना आशीर्वाद दिया। मैंने 4 पंक्तियां लिखी वहां पे, और उतावलेपन में कह लीजिए, कभी कभी होता है एक्साइटमेंट, मैंने पूरा लिखने का इंतजार भी नहीं किया। हमने कहा पहले भाई एक बड़ा सीरियल है, इनको 4 लाइन सुना दे मुखड़ा, अगर पसंद आएगा तो फिर पूरा लिखे, वरना पूरा लिख के ले जाओ, कल कोई कहने के साथ नहीं तो जमा नहीं। तो मैंने कहा भाई रंजन गुप्ता जी की 4 लाइन बनी है, सुनिए। तो उनका सुनाइए, मैं आपको भी 4 लाइन को सुनाता हूँ कि आप देखिए, मतलब इसमें किसी भी खेल का नाम नहीं आया है, लेकिन खेल का वर्णन है, मतलब वो आपसे समझ जाएंगे किस खेल की बात हो रही है। दिखलाते सारी दुनिया को हम कितने अलबेले, दिखलाते सारी दुनिया को हम कितने अलबेले, नए दौर में नए ढंग के खेल जो भारत खेले, दिखलाते सारी दुनिया को हम कितने अलबेले, नए दौर में नए ढंग के खेल जो भारत खेले, चढ़े पर्वतों पर बर्फ पे फिसल के आए, माउंटेनिंग पैराग्लाइडिंग, चढ़े पर पर्वतों पर बर्फ पे फिसल के आए, उड़े हवा में या लहरों पर हम बल खाए, उड़े हवा में या लहरों पर हम बल खाए, साथ समय के बदल गए हैं तौर तमाशे मेले, साथ समय के बदल गए हैं तौर तमाशे मेले, नए दौर में नए ढंग के खेल जो भारत खेले। वो इतने प्रसन्न हुए कि बोले कल आप आके चेक ले जाइए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, कि 2 दिन बाद पूरा करके दे दीजिएगा। और फिर उन्होंने 2-3 और सीरियल थे जो से गीत उन्होंने लिखवाए, और बाद में जब आकाशवाणी दिल्ली में ये पता लग गया लोगों को
जैसा अगर समय कम हो और 1-2 दिन 4 दिन के अंदर कुछ लिखवाना हो तो आप इनको फोन कर दो, ये लिख के दे देंगे। तो मोदी जी की जितनी स्कीम लॉन्च हुई, चाहे वो बेटी बचाओ हो या स्वच्छ भारत अभियान हो, या गुजरात ने प्रवासी भारत की दिवस मनाया था जब गांधी जी लौट के आए थे अफ्रीका से, उन सबके थीम सॉन्ग जो है वो आकाशवाणी दिल्ली ने जो है वो, हालांकि वहाँ बहुत तमाम बड़े बड़े कवि हैं, उनका पूरा पैनल है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर गाड़ी फंसी होगी कल ही तक चाहिए या आज ही का चाहिए, तो फिर एक नाम है जिससे भरोसा वो कर सकते हैं। आप लोग की शुभकामनाएं है फिल्म है कि काम चल रहा है। वाह, बिल्कुल। और बहुत ये हम सुंदर। लोग का मतलब मैं गौरवान्वित भी हूँ ये जान करके कि मैं आपको जानती हूँ और चाचा जी कहती हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत और इसी तरह आने बहुत वाले सारे समय में आप लोगों लोग भी के जो गौरवान्वित है होंगे। हाँ स्वागत। ये तो आप लोग का आशीर्वाद है। और बहुत सारे श्रोता जो हैं वो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, पर वक्त जो है वो अपनी समय की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। और आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर जी को कहीं और भी 15-20 मिनट बाद किसी कार्यक्रम में जाना है, तो मैं अगले सवाल के साथ उनके पास पहुंचती हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाती हूँ कि पहले तो हम कुछ सुनेंगे आपसे, आपके कुछ शेर, कुछ अशआर, जो भी आपकी इच्छा हो, 2-4 मिनट। उसके पहले आप आने वाली युवा पीढ़ी को जो कविता में, साहित्य के क्षेत्र में, वो अकादमी कविता हो या मंचीय कविता, मैं दोनों की बात करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे उनका? देखिए, अभी विनय ने बहुत अच्छी बातें कही और इनकी विनम्रता से भी नई नस्ल को जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उससे सीख लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि फलदार पेड़ को झुकना पड़ता है और वो कभी कभी फलदार पेड़ इतना झुक जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हाथ बढ़ा के उसमें से फल तोड़ लेते हैं। नई नस्ल हमारी या युवा पीढ़ी जो है वो, उनमें अगर आप 10 को और टटोलिए तो 2 ऐसे निकलते हैं जिनमें संस्कार हैं। देखिए, संस्कार और संस्कृति नहीं है अगर आप में सीखने की क्षमता नहीं है, अगर आप में सीखने की ललक नहीं है। मेरे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और वो रचनाएं कहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ कि वहां तक कभी कभी मैं नहीं सोच पाता हूँ जहां तक वो सोच लेते। तो उनमें ये है कि अच्छे संस्कार हैं उनके, पढ़ते लिखते रहते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों से समझते हैं, जो शब्द जिसके माने नहीं मालूम है, कैसे बरतना चाहिए, इसकी शब्दावली क्या है, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, तो ये सब जानने जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक आप में संस्कार नहीं आएगा, आप में कविता नहीं आएगी। अच्छा कवि बनने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है, अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है, लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, शायरी जो है, कविता जो है, वो दुनिया की पहली मादरी जबान है। हर आदमी अपनी मादरी जबान में बोलता है, सुनता है और समझता है। तो हमें संस्कार अपने घर से मिलते हैं। तो जब तक हम बड़ों के बीच में हैं, कोशिश करें कि हो, कल ये नहीं रहेंगे तो जो इनके सीने में है वो बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आज हम इनसे सीख लें। वो सीखने की कला आप में आनी चाहिए, तब आप कुछ अच्छे बन पाओगे। हम लोगों ने बहुत जूते उठाए हैं अपने बड़ों के। पंडित सोहन लाल द्विवेदी से मैंने शुरू किया था, मैंने उनके सानिध्य में बैठ के शुरुआत की थी कविता की और शायरी की। तो वो संस्कार जो बड़ों से मिले हैं, वो हमारी ईमानदारी है कि हम दूसरों तक बांट दें। मुझे 1 मिनट का एक वाकया याद आता है, अभी मैंने पढ़ा था कहीं कि 50 लोगों को इकट्ठा किया गया, राजेश भाई, और उनके हाथ में एक गुब्बारे दे दिए गए कि अपना इस पर नाम लिखिए और फुला के इस कमरे में डाल दीजिए। लोगों ने अपना नाम लिखा उस गुब्बारे पे, गुब्बारा फुलाया, कमरे में डाल दिया और सबसे कहा गया कि आप जाइए और अपने नाम का गुब्बारा लेके आइए। कोई नहीं ढूंढ पाया। जो प्रतियोगिता कराने वाला था उसने कहा कि अगर आप जिसके नाम का गुब्बारा मिलता उसको उठा के उसको दे देते तो आप अपना वाला भी गुब्बारा पा जाते। आदमी अपनी खुशियों को अगर दूसरों तक पहुंचाए और उसकी खुशियां उसके हिस्से में पहुंच जाएं तो आपकी खुशी आपको स्वयं मिल जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
आप में अगर कुछ है कला और सिखाने की आप में के अंदर एक कला है, छोटों को सिखा सकते हैं, छोटों को दे सकते हैं, तो आपको देना चाहिए। वरना भगवान सवाल करेगा आपसे कि मैंने आपको ज्ञान दिया था, मैंने आपको विधा सिखाई थी, आपने अपने छोटों को क्या दिया। लेकिन छोटों को भी यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बड़ों से कैसे लेना है, सर के पास खड़े होकर लेना है कि पैर के पास खड़े होकर लेना है, ये संस्कार मुझे आना चाहिए, ये संस्कार आना चाहिए। अब बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि मुझे जाना भी है तो मैं कुछ रचनाएं तुम्हें सुना देता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल दोनों बिल्कुल मिली जुली। देखिए, मैंने जो कहा है, मैं पिछले 22 वर्षों से विदेशों में हिंदी के कार्यक्रम कराता हूँ, उर्दू के साथ हिंदी भी जोड़ता हूँ। और मुझे ये गर्व से कहता हूँ कि 250 कवि और शायर अब तक और कवित्रियां मेरे साथ जा चुकी हैं विदेशों में, जिनका एक अपना मान सम्मान है। और कोई भी पहली बार अगर यूएई की तरफ गया है तो वो मेरे ही रिकमेंडेशन पे गया है, तो मुझे खुशी होती है। उसका फायदा ये हुआ कि आज उन देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ के जो इंडियन स्कूल्स हैं उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी वहाँ दूसरी भाषा हो गई है। तो ये मुझे इसकी खुशी भी है। तो जो मैंने पुल का काम किया है, राजेश भाई जानते हैं कि मेरी शायरी में ये महबूब और गुलो बुलबुल और जाम मीना और आंखें और शराब और बाल और ये सब नहीं होते हैं। हमारे यहाँ संस्कार होते हैं। और एक संस्कार की गजल में सुना रहा हूँ, जिसे मैं हिंदी गजल कहता हूँ। और नीरज जी ने ये कहा भी था किसी मंच पे कि हिंदी गजल कहने वालों को ये संस्कार जो कलीम कैसर पढ़ रहा है इसको अपना लेना चाहिए। मैं वो सुना रहा हूँ कि ये तुम भी देखना, जी स्वागत, ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा, कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा, कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे। देखिए गजल का भाव देखिए, गजल कहाँ आ गई। क्या बात। मेरे नैहर की भेजी कांच की, नंदनी तुम्हारे लिए शेर खास तौर से कि मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। और राजेश भाई, ये मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी। तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा। मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी। बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। क्या बात तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। और तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। और गजल बहुत लंबी है, मैं एक अलग से एक शेर सुना के और तुमसे विदा लेना चाहता हूँ, इसलिए कि जो संस्कार हमें मिले हैं। मैं पत्र जागरण के, हिंदुस्तान के, अमर उजाला के जो सीरीज चलते हैं कवि सम्मेलन के 10-10, 15-15, 20-20 पूरे देश में पूरी, तो उसमें जाता हूँ तो पहले शेर से मैं शुरुआत करता हूँ कि युगों युगों गूंजे ये नारा,
हम्म, केवल एक दो सदी नहीं, हम्म, युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो केवल सदी एक नहीं। दो, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। हाँ हाँ, बहुत क्या सुंदर, बात है। बहुत भारत सुंदर, जैसा देश बहुत नहीं और गंगा वाह। जैसी नदी नहीं। बहुत पूरी सुंदर। दुनिया में मैं शेर को पढ़ता हूँ, वो हिंदी मंच हो। बिल्कुल। मेरे यहाँ दो दो चरित्र नहीं है, राजेश भाई जानते हैं कि मैं उर्दू मंच पे वही पढ़ता हूँ जो हिंदी मंच पे पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ दो चरित्र नहीं है। कवि हूँ तो अंदर से बहुत साफ हूँ, अध्यापक हूँ तो सच बोलता हूँ। ये सारी दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी, इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता, इंसान अच्छा कवि नहीं बन सकता। ये राजेश भाई से मेरा पिछले 25-30 साल से मेरी मिलना जुलना है। एक गजल मेरी किसी ने शहर में चुरा ली थी, अपने नाम से फेसबुक पे डाल दी थी। राजेश भाई ने वो गजल सुन रखी थी मेरी, मिट्टी मिट्टी रदीफ की गजल है। हाँ, क्या तो बात राजेश है। भाई तो राजेश भाई ने मुझसे कहा, इन्होंने बहुत लंबा फेसबुक पे लिखा, उस आदमी को बचाते हुए नहीं, उस आदमी को लपेटते हुए और गजल को बचाते हुए बहुत कुछ लिखा मेरे फेवर में। और इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मैंने कहा राजेश भाई, एक तो उसने चोरी की, और दूसरे फिर अगर हम लोगों ने जान लिया है कि वो चोरी कर रहा है, जबकि इस गजल को पूरे देश में पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। मैं लगभग 27-28 साल पुरानी ये गजल है, मिट्टी मेरी मिट्टी उसका नाम है, मिट्टी बहुत मेरे चाचा सुंदर। जी प्यारों में। कमेंट आ रहा है, चाचा जी कमेंट हम्म, आ रहा है कि कलीम जी से मिट्टी वाले गजल सुनवा दीजिए। कई लोगों ने कमेंट अरे किया है नीचे। बेटा बहुत लंबा हो जाएगा। अरे कुछ शेर, अच्छा दो दो तीन शेर। दो कुछ हाँ, शेर, 2-3 शेर सुना दीजिए, 2-3 शेर सुना दीजिए। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आए है। मैं तो मुरीद हाँ, हूँ इसका। जिंदगानी का फलसफा कवफल, मिट्टी, आग पानी है आहा, और हवा वाह, मिट्टी, क्या बात। आग पानी है और हवा मिट्टी, तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर हर दर्द दर्द की की दवा दवा। आए है। आहा, मिट्टी, क्या बात। मेरे क्या क्या हर बात बात। है, दर्द वाह। की दवा क्या बात। मिट्टी, आग पानी है और हवा क्या कहने। मिट्टी, आग। नंदनी, इस गजल की विनम्र ये खूबी है कि ये पूरी गजल भारतीय मुहावरों में कही जी गई है। जी अब शेर देखिए। हाँ, जी जी। दिल से जो मानिए, दिल से जो मानिए तो सब कुछ कुछ है, है। दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, वरना सब देवी देवता मिट्टी, वरना क्या बात। सब वाह वाह वाह। देवी वाह देवता जिंदाबाद। मिट्टी, बहुत सुन। वरना सब देवी देवता मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, एक नन्हे से बहुत सुन। बीज को एक दिन, एक नन्हे एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही ये देती देती है है क्या क्या से क्या, से क्या। क्या कर बात ही है। वाह। देती है क्या से क्या मिट्टी, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। और सबसे अच्छा शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आग बहुत पानी सुंदर। है और हवा, जी। जिसको गम था मेरे न न होने का। होने का, जिसको गम था, जिसको गम था मेरे न होने का, सबसे सबसे पहले वो पहले दे वो गया, दे गया।
मीठी सबसे पहले वो क्या दे कह रहे हैं कलीम भाई, वाह वाह गया, वाह। मीठी सबसे पहले वो दे गया, मीठी आग पानी है और हवा मीठी। एक गजल जिंदगी भी है कैसा कैसर, आए है, वाह वाह। एक गजल वाह वाह। जिंदगी क्या भी लगता है, वाह वाह है वाह। कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है दिन है काफिया काफिया में मीठी, बहुत सुंदर। जिसका अंतिम है काफिया जिंदाबाद। मीठी, जिसका अंतिम है काफिया मीठी, आग बहुत सुंदर। पानी अंतिम है काफी। है और हवा बहुत सुंदर भाई। मीठी। बहुत शुक्रिया नंदनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। राजेश भाई, आपका भी कलीम बहुत भाई, अगर शुक्रिया। अगर कलीम भाई, अगर कोई शायर की पूरी गजल का दूसरा मिसरा सामने वाले दोहरा दे तो ये उसकी कामयाबी है। और कभी आप जुगलबंदी करके देख मोहब्बत है आपकी। नहीं नहीं, आप हमेशा से हमारे लिए हमेशा से आप दीवार बन के खड़े रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बस नंदनी, दुख यही है कि मुझे भी दुख है कि राजेश भाई को जहाँ होना चाहिए आज दुनिया, ये इससे अच्छा गीतकार 10-20-50 जिलों में नहीं है कोई। मैं ये नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, इतना बड़ा गीतकार, इतना बड़ा संस्कारी गीतकार आज कोई नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कलक इस बात का है, बहुत दुख है। लेकिन राजेश भाई, दिन अच्छे आएंगे। नहीं, मुझको जहाँ पे होना चाहिए वहां पे हो। आप जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद थे, ये मेरा मानना है। और ईश्वर आपको दीर्घायु करे और इसी तरह आपकी मोहब्बतें हम सबको मिलती रहें। नंदिनी को खास तौर से बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छे लोगों से मुलाकात कराई मेरी। बेटा समय नहीं है वरना मैं बैठता। हाँ, मुझे माफ करना। और बाकी आप लोग शुरू रखें अपना। थैंक यू। बस मैं आपको यही कह के विदा कर रही हूँ, यही कह के विदा कर रही हूँ कि मैंने वो मैके की हरी चूरी जो है अपने सिंगोरे में रख लिया है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी गजल है हमारी बेटी के नाम से, लेकिन अब वो समय नहीं है वरना मैं सुनाता। बहुत अच्छी शेर है उसमें, तो फिर सुनाऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नमस्कार सारे लोगों को, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, समय की अपनी बाध्यता है। डॉक्टर कलीम कैसर जी को एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना था, तो वो अपनी बात रह करके गए और जाते जाते बहुत भावुक करके गए। और 10 मिनट का वक्त हमारे पास है और हमें एक प्रश्न का जवाब भी राजेश राज जी से चाहिए और कुछ सुनना भी है। तो विनय विनम्र जी के पास मैं आऊंगी, वो कुछ अपनी कविताएं सुना दे। उसके बाद जैसा कि परंपरा है कि हम बड़े के पास आकर के कार्यक्रम को समापन करते हैं, तो मैं राजेश राज जी के पास आऊंगी। जी विनय जी, 2-4 मिनट में कुछ सुनाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। मुझे तो सुनने में आनंद आ रहा है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकारों को सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सही बात है। नंदिनी जी, मैं आपको कुछ पंक्तियां बिल्कुल उस समय की ही सुनाता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ लिखता नहीं था, मैं कवि नहीं था, आज भी नहीं हूं। एक भावना जागृत हुई, साहित्य का विद्यार्थी बना। मैं 9 सितंबर 2002 रात्रि में लगभग 1 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें 17 सितंबर 2002 के इस मंच पे काव्य पाठ करना है और मेरे पास पंक्तियां कुछ भी नहीं, तो मैंने बड़े दीनहीन भाव से ईश्वर के समक्ष बैठ करके आंखों में अश्रु भर के जो निवेदन किया, वही पंक्तियां मैं आज सुनाना चाहता हूं, जो सबसे पहले मैंने जो लिखा। स्वागत है। तो वो छंद, 1-2 छंद आपको लोगों को सुनाना चाहता हूं। आदरणीय स्वागत है को प्रणाम करते हुए जी। कि अटल तपस्या नहीं ध्रुव के समान, नाथ देने वरदान जिससे मृत्यु लोक आएंगे। अटल तपस्या नहीं ध्रुव के समान, नाथ देने वरदान जिससे मृत्यु लोक आएंगे। भक्त भी नहीं हूं प्रहलाद जैसा दीनानाथ, जिसकी रक्षा के हेतु खंभ फाड़ धाएंगे। निर्धन विनम्र हूं मैं भली समदानी नहीं,
निर्धन विनम्र हूं मैं, भली समदानी नहीं, वामन स्वरूप फिर कैसे दिखलाएंगे। अवध निवासी नहीं, वृंदावन वासी नहीं, तो ये पाप राशि दृग कैसे दर्श पाएंगे। अवध निवासी नहीं, वृंदावन वासी नहीं, तो ये पाप राशि दृग कैसे दर्श पाएंगे। और बाबा विश्वनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां, उसके बाद जो लिखा, जिस तरह से क्रम से मैंने लिखा, वो बस 2-3 छंद सुनाना चाहता हूं। 2 छंद और सुनिएगा। दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम, दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम, गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। शंभु आपने पचाया विश्व सृष्टि रक्षा है, तो महादेव दास के भी अवगुण पीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे, कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे, विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। ऐसा दो आशीष प्रभु सत सत छंद लिखूं, ऐसा दो आशीष प्रभु सत सत छंद लिखूं। लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए, लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए। तो हर हर भय हर अभय प्रदान कर, हर हर भय हर अभय प्रदान कर। जग मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के इस जगदीश गंगधारी शीस, अंबिका के इस जगदीश गंगधारी शीस, तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। आदि अंत रहित सहित हित भक्तन के, भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्र एक, दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्र एक। मझधार से उबार भव पार कीजिए, मझधार से उबार भव पार कीजिए। और 4 पंक्तियां केवल और मैं कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियां केवल, कि मैं किस भावना के साथ करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। और बड़े छाती ठोक करके मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूर्विया हूं। छाती ठोक कर मैं कहना चाहता हूं कि मैं गोरखपुर का निवासी हूं, गोरखपुर में जन्मा हूं। इसलिए मैं अक्सर मंचों से कहा करता हूं, आप तो जानती हैं, दिल्ली में अक्सर कहा जाता है किसी को, जैसे कि पूर्विया है क्या, बिहारी लगता है, पूर्विया लगता है। लेकिन मैंने उसे सम्मान देते हुए लोगों को बताने का भी प्रयास किया कि जहां बहे पूर्वैया, जहां बहे पूर्वैया, पूर्ववा से आइल बाटे हम भैया, पूर्ववा से। जहां बहे पूर्वैया, पूर्ववा से आइल बाटे हम भैया, पूर्ववा से। केवल एक ही बंद पढ़ता हूं कि बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी बाटे धाम, बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी बाटे धाम। और अयोध्या पावन भूमि जहां विराजे राम। क्या बात। तो ब्याही आइली सीता मैया, ब्याही आइली सीता मैया, पूर्ववा से आइल बाटे हम भैया, पूर्ववा से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय मातृभूमि, जय मातृभाषा। क्या बात है, आपने तो माहौल को बिल्कुल जो है भक्तिमय बना दिया है। और जो वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, लग रहा है कुछ और वक्त चोरी कर लूं, लेकिन ऐसा है नहीं। और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। और अंतिम प्रश्न के साथ राजेश राज जी के पास, कि बहुत संक्षिप्त में सहज योग के बारे में हमारे श्रोताओं को बताते हुए कुछ सुनाइए, और फिर हम इस कार्यक्रम से विदा लें। कितना मिनट है नंदिनी? 4 मिनट। 4 मिनट। अच्छा, तो सहज योग के बारे में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि जैसे टीवी चैनल है, अगर आप टीवी
नया टीवी लें, उसका प्लग लगा दें तो स्क्रीन आपकी नीले रंग की रहेगी, कोई प्रोग्राम नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उस पर केबल कनेक्शन लगाते हैं, सारे चैनल, सारे चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, आप अपने रिमोट से जो चाहें वो देख सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी शक्ति होती है, और ये परमात्मा से जब जुड़ जाती है, हमारे अंदर सारे देवी देवता हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे एनर्जी पॉइंट हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, इसलिए कि हमारा केबल कनेक्शन है। सहज योग में बहुत ही आसानी से घर बैठे आजकल तो हो रहा है, ये कुंडलिनी शक्ति परमात्मा से जोड़ दी जाती है, श्री माता जी निर्मला देवी जी की चित्र है, उनकी कृपा से। फिर आप अपनी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, सारी समस्याओं को खुद, जिसके लिए आप जाते हैं मन्नत मांगने मंदिरों में, आप एक आपके इशारे पे वो सारी समस्या का समाधान हो सकता है, इसलिए कि ईश्वर आपके अंदर है, केवल हम आप जानते नहीं। तो ये सहज योग है, जो सहजता से आपके अंदर वो शक्ति है, सारी चीजें इनबिल्ट है, केवल उसको एक्टिवेट करना होता है। और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, कभी इस पर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। और जो समय बचा है उसमें एक नई रचना पहली बार कल लिखी है, और आज मैं पहली बार इसको लॉन्च कर रहा हूँ आपके इस कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी, स्वागत स्वागत। और मैं देख के पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये पढ़नी पड़ी है कि सभी मानसिक रोगी चुप हैं, सारे सुविधा भोगी चुप हैं, सभी मानसिक रोगी चुप हैं, सारे सुविधा भोगी चुप हैं, मातृशक्ति के उत्पीड़न पर सभी अखाड़े योगी चुप हैं। फिर आशंका नजर आ रही किसी महासंग्राम की, चारों तरफ सुनाई पड़ती अब कराह हे राम की। कल महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम लिखा हुआ पढ़ा, वहां से गीत कि सभी मानसिक रोगी चुप है, सारे सुविधा भोगी चुप है, मातृशक्ति के उत्पीड़न पर सभी अखाड़े योगी चुप है, चारों तरफ सुनाई पड़ती अब फिर आशंका नजर आ रही किसी महासंग्राम की, चारों तरफ सुनाई पड़ती अब कराह हे राम की। देशभक्त रखवाले चुप हैं, बजरंगी मत वाले चुप हैं, पुरस्कार लौटाने वाले करणी सेना वाले चुप हैं, सत्ता के दबाव में खाके लगती फौज गुलाम की, चारों तरफ सुनाई पड़ती है कराह हे राम की। तब मौलवी पुजारी चुप है, गिरुआ खच्चर धारी चुप है, चैनल वाले चीख रहे पर सरकारी अधिकारी चुप है, दहशत नहीं पापियों को है इसीलिए अंजाम की, चारों तरफ सुनाई पड़ती अब कराह हे राम की। और एक चेतावनी जो भी है कि असली साक्ष्य मिटाने वालों, पीड़ित को धमकाने वालों, असली साक्ष्य मिटाने वालों, पीड़ित को धमकाने वालों, राजघाट पर जाके झूठे श्रद्धा सुमन चढ़ाने वालों, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी एक दिन तुम सबके भी नाम की, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी एक दिन तुम सबके भी नाम की, चारों तरफ सुनाई पड़ती फिर कराह हे राम की, चारों तरफ सुनाई पड़ती है कराह हे राम की। और आज मैंने एक गीत, इसका जवाब, क्योंकि कभी का लक्ष्य होता है कि वो एक आपको माध्यम समाधान बताए, जैसे हमने सहज योग में क्या समाधान होता है। आज मैंने गीत अभी शुरू किया है, पूरा नहीं हुआ है, समय भी नहीं है, मैं एक सुनाता हूँ कि शासक जब धृष्ट राष्ट्र बना हो, चौपड़ पूरा राष्ट्र बना हो, शासक जब धृत राष्ट्र बना हो, चौपड़ पूरा राष्ट्र बना हो, सुनो निर्भया केश खोल कर तुम्हें आज प्रण करना होगा, सुनो निर्भया केश खोल कर तुम्हें आज प्रण करना होगा, मरना ही यदि नियत लिखी तो तुम्हें मार कर मरना होगा, मरना ही यदि नियत लिखी तो। क्या बात। सुनो निर्भया केश खोल कर तुम्हें आज प्रण करना होगा, मरना ही यदि नियत लिखी तो तुम्हें मार कर मरना होगा। आदि शक्ति तुम हो बलशाली, तुम हो दुर्गा तुम हो काली, आदि शक्ति तुम हो बलशाली, तुम हो दुर्गा तुम हो काली, नहीं किसी को आज पुकारो,
बन जाओ खुद खप्पर वाली, नहीं किसी को आज पुकारो। बन जाओ खुद खप्पर वाली, अबला नहीं बला हो तुम, हर पापी के मन भरना होगा। अबला नहीं बला हो तुम, हर पापी के मन भरना होगा। मरना ही अजनियत लिखी हो, तुम्हें मार कर मरना होगा। मरना ही अजनियत लिखी हो, तुम्हें मार कर मरना होगा। शासक जब धृतराष्ट्र बना हो। बड़े विचार से नंदिनी अब समय को देखते हुए वाइंड अप करने के लिए हमें भी समय चाहिए 1-2 मिनट का। और मैं बहुत आभारी हूँ कि मतलब इस तरह हर परिवार के बीच में बैठ के कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन ये पारिवारिक कार्यक्रम हुआ और बहुत विनय जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा सभी को। और जिन्होंने सुना, सराहा, उनको बाद में आके पेज पर, और हम लोग मिलेंगे गोरखपुर में। और जिन्होंने भी पेज पे आके अपना समय दिया, सराहा, हम लोगों को सबको व्यक्तिगत रूप से बाद में मिलकर उनका आभार करेंगे। सबका आभार। बिल्कुल। और दोस्तों, हर कार्यक्रम, हर एपिसोड अपने आप में एक अलग होता है, जैसा कि मैं हमेशा कहते आई हूँ। हर मेहमान जो है वो अपने आप में खास होता है, विशेष होता है। और उसी तरह आज का भी ये एपिसोड बहुत खास रहा मेरे लिए, बहुत विशेष रहा मेरे लिए, क्योंकि हूँ तो एक बेटी ना, तो मायके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वो भावुक कर देती हैं, कहीं ना कहीं आंखों को नम कर देती हैं। तो आपकी आंखों में ढेर सारी खुशी और अपनी आंखों में थोड़ा सा नमी लिए मैं फिर आज आपसे अलविदा लेती हूँ। अगले फिर कार्यक्रम में आपके साथ आऊंगी, ऐसे ही कुछ अच्छे मेहमानों के साथ, ऐसे ही कुछ साहित्यिक पृष्ठभूमि से जुड़े फनकारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए।